अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुशामदीद। हेलो इंडिया, हेलो इसराइल। पाकिस्तान की तरफ से जनाब अहम तरीन ऐलान सामने आ गया है और पाकिस्तान का ये ऐलान इन दो ममालिक की दुम को आग लगाने के लिए बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि अगर उम्मत मुस्लिमा ये फरीज़ा पाकिस्तान को सौंपे तो जनाब पाकिस्तान गजा में जाकर, फ़लस्तीन में जाकर फ़लस्तीनियों की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल करने को ना सिर्फ तैयार है, बल्कि पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान की ज़मीनी फ़ौज ये जिम्मेदारी अदा करने के लिए फ़लस्तीन जाकर इसराइल के साथ दूबदू अंदाज में हेलो हाय करने के लिए भी तैयार है। और पाकिस्तान की तरफ से ये जो मौक़िफ़ सामने आया है, ये किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे की तरफ से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अल जज़ीरा को दिए जाने वाले इंटरव्यू में सामने आया है, जहाँ पर इसहाक डार ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि हमें उम्मत मुस्लिमा की तरफ से सिर्फ एक हल्ला शेरी की ज़रूरत है। उम्मत मुस्लिमा हमारे साथ खड़ी हो जाए और हमें यह जिम्मेदारी दे दे कि जनाब जाओ और जाकर अपने ये जो मजलूम फ़लस्तीनी हैं इनकी जाके मदद करो, तो जनाब पाकिस्तान की आप वहाँ पर जाकर इसराइल के साथ जो सींग बसाना है आप उसकी रफ्तार को चेक कीजिएगा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से इस मौक़िफ़ का इज़हार उस मौके पर सामने आया है जब इसराइल की तरफ से ईरान, कतर, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान को टारगेट करने का वाज़ेह ऐलान सामने आया है। इसराइल की तरफ से कहा गया है कि वो इन ममालिक में कार्रवाई करना बिल्कुल जायज़ समझता है और वहाँ पर कार्रवाई करना इसराइल के लिए एक कानूनी हदफ है और इसराइल अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाने से गुरेज नहीं करेगा। ना सिर्फ ये, बल्कि इसराइल ने गजा में यहूदी बस्तियां बसाने का ऐलान भी कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि इसराइल फ़लस्तीन की रियासत के ख़ात्मे का फ़ैसला कर चुका है। और इसराइल की तरफ से इस तरह के फ़ैसलों के ऐलानात के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का कतर में बैठकर, दोहा में बैठकर अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू देते हुए इस बात का इजहार करना कि जनाब हम हर तरह की जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो फरीज़ा हमें अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से सौंपा जाए या उम्मत मुस्लिमा की तरफ से सौंपा जाए, पाकिस्तान इस फर्ज की अदायगी के लिए पीछे नहीं हटेगा। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान किस हद तक अहमियत का हामिल है, इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर ये कितना बड़ा शिफ्ट है। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं, इस ऐलान के मुज़मरात का आपके साथ जिक्र करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की, जिन्होंने कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया और मार्को रूबियो की मौजूदगी में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक मरतबा फिर धमकी देते हुए कहा कि इसराइल हमास के रहनुमाओं पर हमले जारी रखेगा। वो कहीं भी हों, किसी भी मुल्क में हों, इसराइल उन पर हमलों को जायज़ और कानूनी तस्वुर करता है और हमास लीडरशिप को निशाना बनाना एक जायज़ हदफ है। उनका ये भी कहना था कि ये जो हमास के लोग हैं, चाहे ये ईरान में हैं, चाहे ये मिस्र में हैं, चाहे ये तुर्की में हैं या ये पाकिस्तान में हैं, इसराइल जनाब किसी भी सूरत दहशत गर्दों और दहशत गर्दों को पनाह देने वालों को निशाना बनाएगा। और अपनी इस प्रेस ब्रीफिंग में नेतन्याहू ने एक नहीं बल्कि दो मरतबा पाकिस्तान का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर दहशत गर्दी को फ़रोग़ देने और दहशत गर्दों को पनाह देने के इल्ज़ामात भी
عائد کیے جو کہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا الزام ہے پاکستان پر، اور اس کے لیے نتن یاہو نے اسامہ بن لادن کو ہٹ کرنے کے لیے امریکی سیلز کی طرف سے کیے جانے والے آپریشن کا حوالہ دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر امریکہ اسامہ بن لادن کی تلاش میں اور اسامہ بن لادن کو نشانہ بنانے کے لیے ایبٹ آباد میں آپریشن کر سکتا ہے تو پھر یہ حق اسرائیل کو بھی حاصل ہے کہ وہ اس کی سلامتی کو نشانہ بنانے والے، اس کی سلامتی کو متاثر کرنے والے حماس لیڈرشپ کے خلاف کہیں بھی اور کسی بھی طریقے سے کارروائی کرے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اسرائیل قطر میں دوبارہ کارروائی کر سکتا ہے تو نتن یاہو کا یہ جواب تھا وائی ناٹ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم کسی بھی صورت اپنے اس ہدف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سفارتی کوششیں امریکہ کی طرف سے بظاہر کی جا رہی تھیں کہ وہ اسرائیل کو حملے بند کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تو قطعی طور پر ناکام ہو گئی، کیونکہ اگر اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ساتھ کھڑا کر کے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جناب وہ مزید حملے کرے گا اور مسلم ممالک کو نشانہ بنائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے واضح طور پر اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے اس خطے کے اندر جنگ کی آگ کو بھڑکانا ہی بھڑکانا ہے، اور شاید اسرائیل اس سارے چکر کے اندر اپنی طاقت کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ نتن یاہو نے اپنی اسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ ایک وہ وقت تھا جب پوری دنیا کے اندر یہودیوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک موقع تھا جب اولمپکس میں اسرائیل کے جو کھلاڑی تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، لیکن جب اسرائیل کے اوپر مظالم ہو رہے تھے تو پوری دنیا خاموش رہی تھی۔ آج اسرائیل طاقتور ہو گیا ہے، آج اسرائیل کے پاس ایک طاقتور فوج ہے، آج اسرائیل کی معیشت مضبوط ہے۔ اس وقت جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان کے پاس جو موبائل فونز ہیں، اس موبائل فونز کے اندر بھی ایک ایسا آلہ لگا ہوا ہے جو کہ اسرائیل کا تیار کردہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اب اتنی طاقت اختیار کر چکا ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ماضی میں اس پر ہونے والے مظالم کا جواب دے سکے، اور اسرائیل یہ جواب ضرور دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نتن یاہو نے یہ ساری باتیں کی ہیں اور میں حرف بحرف یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اب چونکہ اسرائیل کی طرف سے طبلِ جنگ بج چکا ہے اور اس وقت خاص طور پر مصر اور ترکی دو ایسے ملک ہیں جو فوری طور پر اسرائیل کے نشانے پر ہیں، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ دوحہ اٹیک کے بعد جو مسلم ممالک کی طرف سے رد عمل سامنے آیا ہے، جس طریقے سے مسلم ممالک اسرائیل کے خلاف ہمیں متحد ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں، ایسی صورتحال میں اگر ترکی، مصر، پاکستان یا ایران کسی ایک جگہ پر بھی اسرائیل کی طرف سے کوئی اور اٹیک کیا گیا تو صورتحال بہت ہی حد تک خراب ہو جائے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکی میڈیا سے ایک اور سنسنی خیز انکشاف بھی سامنے آیا ہے، جس میں امریکی میڈیا نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر حملے سے محض 50 منٹ قبل ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی اس مجوزہ کارروائی سے آگاہ کر دیا تھا، مگر امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو اس کارروائی سے روکا اور نہ ہی قطر کو اس طرح کے حملے کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی انتباہ جاری کیا۔ 3 اعلیٰ اسرائیلی حکام کے حوالے سے امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے دوحہ میں موجود حماس کی لیڈرشپ پر میزائل حملے کی پیشگی اطلاع امریکہ کو دی تھی۔ پہلے یہ معلومات سیاسی سطح پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچائی گئیں اور بعد ازاں ملٹری چینلز کے ذریعے یہ تفصیلات شیئر کی گئیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اگر ٹرمپ اس حملے کی مخالفت کرتے تو اسرائیل دوحہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ واپس لے سکتا تھا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے صرف دنیا کے سامنے ناراضگی کا دکھاوا کیا ہے، در حقیقت حملے کو روکنا امریکہ کی نیت ہی نہیں تھی۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اسرائیلی حکام کے حوالے سے کہ انہوں نے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے پاس یہ ساری انفارمیشن موجود تھی۔ اب اس صورتحال میں جہاں پر اسرائیل کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی کابینہ کے ایک وزیر جو کہ اسرائیل کٹس وزارت دفاع کے
मनसब पर फायज हैं, उन्होंने इसराइल में एक तकरीब से खिताब किया, एक रैली से खिताब किया, और उस रैली से खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि इसराइल अब अपनी आबाई सरजमीन को ना सिर्फ वापस लेगा बल्कि इसराइल यहाँ पर अपनी हुकूमत भी कायम करेगा। उन्होंने गजा का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ पर पहले एक शहर हुआ करता था जो अब खंडर बन चुका है, और उन्होंने वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस स्टेशन कायम करने का ऐलान भी किया। और साथ उनका ये कहना था कि ये पुलिस स्टेशन गजा के अंदर नई इसराइली बस्तियों की हिफाजत के लिए कायम किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसराइल ने गजा पर बमबारी महज हमास की तलाश में नहीं या हमास को निशाना बनाने के लिए नहीं की थी, बल्कि इसराइल का मकसद गजा पर कंट्रोल हासिल करके वहां पर नई यहूदी बस्तियां बनाना था। और इसराइल की तरफ से ये ऐलान कि वो गजा पर कब्जा करके वहां पर यहूदी बस्तियां कायम करेगा, ये इनफैक्ट इस सारी सूरत हाल को एक नया मोड़ देने के मुतरादफ है। और यही वो पर्सपेक्टिव है जिस पर इसहाक डार साहब जो कि पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, उन्होंने अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू दिया। अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू में मेरे नज़दीक उनके 4 बुनियादी पॉइंट्स थे। उनका ये कहना था कि अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक ने एक कंबाइंड सिक्योरिटी फोर्स यानी मुश्तरका सलामती फोर्स के क़याम पर बात की है जो इसराइल की जारहियत और कब्जे के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम की हिफाजत करेगी। ठीक है जी। और उन्होंने वाज़ह किया कि अगर ऐसी फोर्स बनाई जाए तो पाकिस्तान बतौर उम्मत मुस्लिम का हिस्सा इसका हिस्सा बने और यहाँ पर अपनी फ़ौज भिजवाने के लिए तैयार है। दूसरा उनका नुक्ता था कि पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार मौजूद हैं, ताहम वो जंगी इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि महज डेटरेंस यानी रोकथाम के मकसद के लिए हैं। तीसरा नुक्ता उनका ये था कि पाकिस्तान की रवायती फ़ौज, फ़ज़ाइया और नेवी इतनी ताकतवर और मौसर हैं कि अगर कोई भी जारे पाकिस्तान को रवायती जंग में चैलेंज करे तो पाकिस्तान अपना दिफा कर सकता है। उनका ये भी कहना था कि अगर पाकिस्तान पर कोई भी हमला करे, चाहे वो कोई बड़ा मुल्क हो या छोटा, पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा और भरपूर रद्द अमल देगा। इनफैक्ट इन चारों पॉइंट्स के अंदर पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर इसराइली वज़ीर आज़म की धमकियों का जवाब भी दिया, ये कहते हुए, उनको ये बात बावर कराते हुए कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, एटमी ताकत से उलझने की गलती कतई तौर पर ना की जाए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि ये जो OIC का इजलास था, मुस्लिम ममालिक के सरबराहान का इजलास था, इसमें एक ऐसी फोर्स बनाने पर तबादला ख्याल भी किया गया है जिसका मकसद फ़लस्तीनियों की हिफाजत है। और पाकिस्तान ने इस फोर्स के क़याम में अपना किरदार अदा करने और वहाँ पर फ़लस्तीनियों की हिफाजत की जिम्मेदारी को कबूल करने का वाज़े अंदाज में ऐलान भी किया और पेशकश भी की कि पाकिस्तान ये जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार है। तो ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ी शिफ्ट है और पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी को एक अग्रेसिव मोड में लेके गया है, ये कहते हुए कि वो इसराइल का मुकाबला गजा में, फ़लस्तीन में बैठकर करेगा। तो ये मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ख़ास तौर पर ये बयानात उस वक़्त सामने आए हैं जब इसराइल की जानिब से गजा, कतर और दीगर इलाकों में अस्करी कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस्लामी ममालिक पर बारहा इस बात पर जो है उन पर जोर डाला गया है कि वो मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करें। पाकिस्तान तवील अरसे से फ़लस्तीनियों की हकूक़ की हमायत करता आया है और पाकिस्तान का ये मानना है कि इस रीजन के अंदर अमन के लिए 2 रियासती जो फार्मूला पेश किया गया था उस पर अमल दरामद करना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर एक ऐसी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जो 1967 की सरहदों की बहाली की बात करता है, पाकिस्तान उसकी हमायत करेगा। और ख़ास तौर पर ये जो अभी बयान सामने आया है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक जानिब उम्मत की जो जिसे हम कह सकते हैं क़यादत के हवाले से अस्करी तौर पर उसकी पेशकश की है, बल्कि कल जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खिताब करने लगे थे OIC के इजलास से तो उस वक़्त जो अल जज़ीरा का कमेंटेटर था उसने ख़ास तौर पर इस बात का इजहार किया कि अब
खिताब करने जा रहे हैं मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत के वजीर आज़म शहबाज शरीफ। और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा और एक बहुत एजाज़ की बात है कि मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान के इस रोल को ना सिर्फ तस्लीम किया है बल्कि पाकिस्तान के साथ अब इलाकाई सलामती और ज़िम्मेदारी की शराकत की बातचीत भी हो रही है। ये ऐलान जो पाकिस्तान की तरफ से गज़ा में ज़िम्मेदारियां संभालने के हवाले से आया है, ये यकीनी तौर पर आलमी बरादरी में भी गूंज पैदा करेगा। ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और दूसरे ममालिक जो मशरिक़ वुस्ता और इसराइल फ़लस्तीन मसले में शामिल हैं। बाज़ ममालिक तो इस बात से भी खौफज़दा होंगे कि इस तरह की फ़ोर्स का क़याम जो है वो कशीदगी को मज़ीद बढ़ा देगा और जंग का सबब बनेगा। लेकिन इस वक्त जो हालात डेवलप हो चुके हैं वो भी जंग जैसे ही हैं और जंग में महज हथियारों की ज़ुबान से बात होती है। सफारतकारी का जो चैप्टर है वो मुझे लगता है कि अब क्लोज हो गया है। और अगर मुस्लिम दुनिया के अंदर ये सोच डेवलप हो रही है कि अब उन्हें आगे बढ़कर किसी नए तरीके से इंगेजमेंट करनी है और ख़ास तौर पर अस्करी मैदान में पेशरफ्त करते हुए इसराइल को कट टू साइज करना है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये इस वक्त का एक बेहतरीन फ़ैसला होगा। क्योंकि इससे पहले कि इसराइल मिस्र या तुर्की पर हमला करे, बेहतर ये है कि मुस्लिम ममालिक खुद आगे बढ़कर इस कार खैर के अंदर यानी एक मुत्तहिदा फ़ोर्स की क़याम के कार खैर में हिस्सा डालें और सब फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए वहाँ पर पहुँचें, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम दुनिया का एक अहम फरीज़ा है। हैट्स ऑफ टू इसाक डार। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।